तानाशाही सरकारें फैसले लेने में ना बहुत तेज होती हैं। मतलब वहाँ कोई विपक्ष का शोर शराबा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कोई बहस नहीं होती। ना ही किसी फैसले पर महीनों तक चलने वाली कोई माथापच्ची होती है। फिर भी एक बड़ा सवाल ये है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी इस धीमी और शोर शराबे वाली व्यवस्था को क्यों चुनती है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उन बुनियादी नागरिक सिद्धांतों को खंगाल रहे हैं जिन्हें अक्सर स्कूल के दिनों में पढ़कर भुला दिया जाता है, लेकिन ये असल में हमारी पूरी व्यवस्था का एक तरह से ना सोर्स कोड है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सोर्स कोड। और आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो कक्षा 10 के लोकतंत्र के परिणाम जैसे गंभीर विषय पर आधारित है। हमारा मिशन ये है कि लोकतंत्र की उस पुरानी किताबी परिभाषा से हम थोड़ा आगे बढ़ें। वही जनता द्वारा जनता के लिए वाली परिभाषा। हाँ बिल्कुल वही। हमें इसे केवल एक रटे रटाए जुमले की तरह नहीं, बल्कि एक धड़कती हुई सांस लेती हुई व्यवस्था के रूप में डिकोड करना है। मतलब ये देखना है कि ये तय कैसे करती है कि समाज असल में काम कैसे करेगा। इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना आपके उसी सोर्स कोड वाले विचार से ही करनी चाहिए, क्योंकि देखो जब हम शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो अक्सर लोग एक मशीन जैसी सटीकता की उम्मीद करते हैं। हाँ, लगता है बटन दबा और काम हो जाए। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कोई स्विच ऑन किया और एकदम वही परिणाम निकले जो किसी मैनुअल में लिखा है। लेकिन जब इंसानी समाज और उसके इतने सारे अंतर विरोधों की बात आती है ना, तो कोई भी गणितीय फॉर्मूला काम नहीं करता। इंसान मशीन तो है नहीं। सही बात है। स्रोत सामग्री में दी गई लोकतंत्र की ये साधारण सी लगने वाली परिभाषा असल में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। वो कैसे? मतलब ये व्यवस्था एक आम इंसान को केवल शासन की एक प्रजा के रूप में नहीं देखती, ये उसे सत्ता के बिल्कुल केंद्र में लाके खड़ा कर देती है। ओह, मतलब वो इसमें आदेश मानने वाला नहीं है। एकदम। निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी राजा के पास नहीं है, बल्कि वो शक्ति पूरे समाज में बंटी हुई है। अच्छा, और शायद यही बात इस व्यवस्था को इतना लचीला भी बनाती है। अगर मैं इसे आज की तकनीकी भाषा में समझने की कोशिश करूँ ना, तो किसी सेल्फ अपडेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर कभी एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बग्स या कमियां रह जाती हैं। बिल्कुल, कमियां तो हर जगह होती हैं। लेकिन एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर वो है जिसमें समय समय पर पैच या सुधार डाउनलोड करने की व्यवस्था होती है। जाना चाहिए में ऐसा कोई अपडेट बटन नहीं होता। वहां तो जो एक बार इंस्टॉल हो गया बस वही चलेगा। चाहे वो पूरे सिस्टम को ही क्यों ना क्रैश कर दे। हाँ, लेकिन यहाँ गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की एक गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल। ये तकनीकी रूपक इस व्यवस्था के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाता है। और अगर मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये अपडेट की प्रक्रिया हवा में नहीं होती। मतलब कोई ठोस आधार होता है इसका? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि लोकतंत्र कोई अनियंत्रित भीड़ का तंत्र नहीं है। कोई अराजकता नहीं है। सही कहा। ये एक बुनियादी ढांचे के तहत काम करता है। इसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की पूरी प्रक्रिया का बहुत ही विस्तार से वर्णन होता है। तो एक तरह से संविधान ही वो मेन कोड है जो सब कुछ चला रहा है। बिल्कुल, यही वो कोड है जो नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और सबसे जरूरी बात, ये व्यवस्था नागरिकों के बीच समानता के भाव और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। लेकिन समाज में तो अलग अलग समूह होते हैं, उनके हित तो टकराएंगे ही। बिल्कुल टकराएंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये व्यवस्था उन टकरावों को हिंसक होने से टालने का एक शांतिपूर्ण प्रोटोकॉल प्रदान करती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान उस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि समाज यूपी हार्डवेयर में कोई शॉर्ट सर्किट न हो जाए। हाँ, एकदम सही समझे आप। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगी। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक बेहद प्रामाणिक और थोड़ी हैरान करने वाली बात भी मानी गई है। वो क्या है? ये स्रोत साफ तौर पर ये स्वीकार करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है और इसमें भ्रष्टाचार की भी पूरी गुंजाइश होती है। हाँ, ये बात तो स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखी है। तो अब सोचिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस व्यवस्था को देखे तो सोच में पड़ जाएगा ना, अगर ये व्यवस्था इतनी धीमी है, इसमें इतनी खामियां हैं, तो फिर पूरी दुनिया में इसके प्रति इतना जबरदस्त समर्थन क्यों है? ये सवाल तो कोई भी पूछेगा, है ना? कोई भी समाज एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं चुन लेता जहां एक ही व्यक्ति तुरंत फैसले ले और सड़क या पुल रातों रात बन जाए?
देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और वाजिब सवाल है, और इस पहेली का उत्तर हमें शासन के उन 3 मुख्य स्तंभों में मिलता है जिनका जिक्र इस स्रोत सामग्री में विस्तार से किया गया है। अच्छा, वो 3 स्तंभ कौन से हैं? ये हैं वैध, उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार। अंग्रेजी में कहें तो लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव। चलिए सबसे पहले वैधता या लेजिटिमेसी को डिकोड करते हैं। वैधता का असल मतलब क्या है यहाँ? ये सच है कि लोकतांत्रिक सरकार धीमी हो सकती है, इसे फैसले लेने में समय लग सकता है, क्योंकि इसे कई लोगों की सहमति चाहिए होती है। लेकिन दुनिया भर में इसके समर्थन का असली कारण यह है कि ये लोगों की अपनी सरकार होती है। ओह, मतलब वो थोपी हुई नहीं है। बिल्कुल। तानाशाही में शायद फैसले जल्दी हों, लेकिन वहां उस फैसले पर सवाल उठाने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं होता। लोकतंत्र में कोई भी सरकार बिना व्यापक सहमति के अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। यानी चुनाव की प्रक्रिया ही उस सरकार की वैधता पर मुहर लगाती है। एकदम सही। ये सिर्फ सैन्य ताकत या बंदूक के जोर पर थोपी गई कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ, तो वैधता का मतलब है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, भले ही ये धीमा हो। और इसी में ना एक बहुत कड़े नियम का भी जिक्र है। जी बताइए। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आती है, यानी जैसे ही उसका समर्थन कम होता है, उसे तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना पड़ता है। बिल्कुल, उसे हटना ही पड़ता है। ये कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिससे चिपका जा सके। जिस पल वैधता खत्म होती है, उसी पल वह सरकार खुद को अनइंस्टॉल करने के लिए मजबूर हो जाती है। और यही वो तंत्र है जो हमें दूसरे स्तंभ की ओर ले जाता है, यानी उत्तरदायी या अकाउंटेबल सरकार। तो अगर वैधता सरकार बनाने का लाइसेंस है, तो ये जवाबदेही क्या है? जवाबदेही वो लगाम है जो सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। एक उत्तरदायी सरकार वो है जो कायदे कानूनों के दायरे में रहकर काम करने के लिए विवश है। मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। उसे विधानमंडल में, यानी संसद या विधानसभा में लगातार जवाब देना होता है। जिस दिन विधानमंडल में उस सरकार का बहुमत समाप्त, उसी दिन उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो हर समय बना रहने वाला दबाव है, यही सरकार को मनमानी करने से रोकता है। हाँ, और तानाशाही में ये जवाबदेही पूरी तरह से गायब होती है। ये बात तो समझ में आती है कि संसद सरकार का कॉलर पकड़कर सवाल पूछ सकती है, लेकिन इस पूरी बड़ी तस्वीर में एक आम नागरिक कहाँ खड़ा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब संसद तो बहुत दूर की बात लगती है आम इंसान के लिए। अगर कोई व्यवस्था सिर्फ कागजों पर या बड़े बड़े भवनों में जवाबदेह है, तो क्या वो सीधे जनता के प्रति भी जिम्मेदार है? और यहीं पर हमारा तीसरा स्तंभ, यानी जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिव सरकार तस्वीर में आता है। एक जिम्मेदार सरकार वो है जो जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होती है। और ये सुनिश्चित कैसे होता है? इसे सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली टूल प्रदान करता है, सूचना का अधिकार, जिसे हम RTI कहते हैं। ओह, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी, ये कोई हवाहवारी बात नहीं है। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी नागरिक सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मतलब शासन कोई छिपा हुआ खेल नहीं रह जाता। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में फैसले लिए जाएं और जनता को सिर्फ परिणाम भुगतने पड़ें। जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि जो निर्णय लिए गए हैं, क्या वे कायदे कानूनों के अनुसार लिए गए हैं। अगर हम इस सूचना के अधिकार को थोड़ा और गहराई से समझें, तो ये असल में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायग्नोस्टिक टूल है जो सीधे यूजर के हाथ में दे दिया गया है। बहुत ही शानदार तुलना है ये। सोचिए, एक आम स्थिति लेते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में एक नई सड़क बनी और पहली ही बारिश में वो टूट गई, जो कि अक्सर देखने को मिलता है ना? अब किसी तानाशाही में वहां का नागरिक बस उस टूटी सड़क को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा सवाल पूछेगा तो शायद उसे ही गायब कर दिया जाए। वहां सवाल पूछने की मनाही होती है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में वो नागरिक उस डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करता है। वो RTI लगाता है और सरकार से पूछता है कि भाई इस सड़क का ठेका किसे मिला था, कितना पैसा पास हुआ था, और किस गुणवत्ता का माल इस्तेमाल होना था, ये भी पूछ सकता है। तो ये एक सीधा टकराव है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के बीच। बिल्कुल। जब वो नागरिक जानकारी मांगता है ना, तो सिस्टम के अंदर एक हलचल पैदा होती है। जाहिर है कोई भी व्यवस्था अपनी कमियां खुद तो उजागर नहीं करना चाहती। हाँ, एक स्वाभाविक घर्षण तो होगा ही, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कानून उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करता है, जानकारी बाहर आती है। और यही वो बिंदु है जहां भ्रष्टाचार छिप नहीं पाता।
तो मतलब लोकतंत्र की खूबी ये नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, बल्कि उसकी असली ताकत ये है कि वो उसे सामने लाने का ढांचा देता है। एकदम सही। लेकिन मैं सोच रही थी, एक अकेला नागरिक हर रोज तो आरटीआई नहीं लगा सकता ना, और कोई भी सत्ताधारी दल खुद अपनी आलोचना का मंच तैयार नहीं करेगा। हाँ, ये भी एक व्यवहारिक समस्या है। तो व्यवस्था में ऐसा कौन सा स्वचालित या ऑटोमेटेड स्कैनर है जो लगातार इन कमियों को ढूंढता रहे? अगर सरकार खुद पारदर्शी नहीं होना चाहती तो उसे मजबूर कौन करता है? इस स्वचालित स्कैनर का काम विपक्ष करता है। हमारे स्रोत इस बात को बहुत स्पष्टता से रेखांकित करते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोधी राजनीतिक दलों की भूमिका कितनी अहम होती है। अच्छा, तो विपक्ष वो स्कैनर है। हाँ, इन दलों को पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की आज्ञा होती है, चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी। विपक्ष का काम ही यही है कि वो सरकार की हर नीति को माइक्रोस्कोप से देखे और उसकी कमियों को जनता के सामने लाए। बिल्कुल। इस आलोचना के डर और अगले चुनाव में हार जाने के खौफ से ही सरकार अधिक पारदर्शी बनने के लिए मजबूर होती है। बिना मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हम अपने तकनीकी रूपक पर वापस लौटें तो विपक्ष उस एंटीवायरस की तरह है जो लगातार सिस्टम में सत्ता के दुरुपयोग को स्कैन करता रहता है। एकदम सटीक। और ये एंटीवायरस काम कर सके, ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है निष्पक्ष चुनाव। हाँ, चुनाव तो सबसे बुनियादी चीज है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन बेहद जरूरी शब्द का प्रयोग किया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अक्सर हम इसे सिर्फ वोट देने का अधिकार समझकर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर इसके मनोवैज्ञानिक असर को देखा जाए ना, तो ये इतिहास के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। देखो, सदियों तक दुनिया भर में सत्ता केवल खून, राजघरानों या अपार धन दौलत वालों के इर्द गिर्द घूमती थी। आम इंसान की कोई राजनीतिक कीमत नहीं थी। हाँ, आम आदमी तो बस प्रजा था। बिल्कुल। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस पुरानी परंपरा को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश के हर वयस्क नागरिक को शासन चुनने में समान अधिकार प्राप्त है। ओह, मतलब जब चुनाव का दिन आता है तो एक बहुत बड़े उद्योगपति और एक दिहाड़ मजदूर की लाइन एक ही होती है। बिल्कुल एक ही होती है। दोनों के पास व्यवस्था में बदलाव लाने का एक ही एडमिन प्रिविलेज या वोट होता है। किसी की भी राजनीतिक कीमत दूसरे से 1 इंच भी कम या ज्यादा नहीं होती। ये कागजों पर लिखी समानता का सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रदर्शन है। और यही अर्क राजनेताओं को मजबूर करती है कि वे सिर्फ कुछ अमीरों की नहीं, बल्कि उस विशाल जनसमूह की परवाह करें जिनके वोटों से उनकी सत्ता तय होनी है। अच्छा, लेकिन अगर चुनाव के बीच के सालों में सरकार कुछ ऐसा कर दे जो जनता को पसंद ना आए, तो क्या जनता को अगले 5 साल तक चुपचाप इंतजार करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी देती है। मतलब अगर नीतियां गलत लग रही हैं तो नागरिक सड़कों पर उतरकर अपनी असहमति जता सकते हैं। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ऐसा करने पर किसी को रातों रात देशद्रोही घोषित नहीं कर दिया जाता। शांतिपूर्ण विरोध करने पर किसी को डराया धमकाया नहीं जाता, और ना ही जेल जाने का डर दिखाया जाता है। तो ये विरोध करने की आजादी ही असल में इस पूरे सिस्टम की सांसें हैं। एकदम सही। और ये सिर्फ असहमति जताने की आजादी तक सीमित नहीं है। जब हम इन नियमों से निकलकर जमीनी हकीकत की ओर देखते हैं तो एक और बड़ा सवाल उठता है। वो क्या ये व्यवस्था सच में इतनी खुली है कि एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति इसका नेतृत्व कर सके? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास न पैसा हो न राजनीतिक खानदान, वो शीर्ष तक पहुंच सकता है? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। स्रोत सामग्री इसका जवाब सिर्फ हाँ में नहीं देती, बल्कि ठोस ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ देती है। बिल्कुल, और यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं ना, वे सचमुच इस व्यवस्था की असली सफलता की कहानी कहते हैं। हाँ, यहाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया गया है। इन दोनों महान हस्तियों की पृष्ठभूमि पर गौर किया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शास्त्री जी एक बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन से निकले थे। बिल्कुल। और डॉक्टर कलाम तो एक मछुआरे के परिवार से आते थे जिन्होंने बचपन में अखबार तक बांटे, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर। जब हम इन उदाहरणों को देखते हैं तो ये केवल 2 लोगों की सफलता की कहानियां नहीं रह जाती। ये इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत का प्रमाण है। ये साबित करते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा नहीं है। हाँ,
ये सामाजिक और आर्थिक सीमाओं को तोड़ने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। जब इतने साधारण परिवारों से आने वाले लोग देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचते हैं, तो ये व्यवस्था घोषणा करती है कि शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। मतलब इस सॉफ्टवेयर का सर्वोच्च एक्सेस पाने के लिए किसी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जन्म या धन की कोई शर्त नहीं है। अवसर वास्तव में सभी के लिए समान रूप से खुले हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा से असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इन तमाम कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर ये बनती है कि लोकतंत्र कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। हाँ, ये रातों रात सारी मुश्किलें हल नहीं कर देता। ये समानता की गारंटी देती है, और ये एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जहां सरकार को कायदे कानूनों से बांधा जाता है, जहां एक मजबूत विपक्ष को सवाल पूछने की आजादी होती है और आरटीआई जैसे डायग्नोस्टिक टूल व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं। और सबसे बढ़कर ये एक आम इंसान को देश की दिशा तय करने का मौका देती है। इस पूरी व्यवस्था का सार यही है कि ये अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें स्वीकार करती है और उन्हें सुधारने का तंत्र खुद ही उपलब्ध कराती है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले ना, एक बहुत ही गहरा विचार है जो मेरे मन में आ रहा है इस स्रोत सामग्री से। जी बताइए। हमने देखा कि इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में जनता है। चुनाव के माध्यम से लोग शासकों को बदल सकते हैं। गलतियों को अपडेट करने की पूरी गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बदलने का अंतिम अधिकार हमेशा जनता के पास ही होता है, तो क्या कमियों या भ्रष्टाचार की जवाबदेही केवल विधानमंडल या नेताओं तक ही सीमित रह जाती है? ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम अपने उसी सेल्फ अपडेटिंग सॉफ्टवेयर वाले रूपक पर वापस जाएं, तो मान लीजिए सिस्टम बनाने वालों ने नया अपडेट भेज दिया है और एंटीवायरस भी चेतावनी दे रहा है। हाँ। लेकिन अगर यूजर यानी नागरिक उस सही अपडेट को इंस्टॉल ही ना करे या हर बार जानबूझकर किसी गलत सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता रहे, तो क्या सिस्टम क्रैश होने पर गलती सिर्फ कोड की मानी जाएगी? बहुत ही गहरा सवाल है ये। या फिर हर 5 साल में वोट देने वाले उस नागरिक के कंधों पर भी एक बहुत बड़ी और खामोश जिम्मेदारी आ जाती है? अगर एक देश में सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो क्या असल परीक्षा सिर्फ उस सरकार की हो रही है या हर बार उसे चुनने वाली उस जनता की भी हो रही है? इस विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ गहरे सवाल जरूर छोड़कर जा रहे हैं जिन पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।